Hello everyone. Today we are going to read chapter 4, The World of Metals and Non-Metals of class 7th NCERT science textbook, Curiosity. Let's start. The world of metals and non-metals. Metals और non-metals की दुनिया के बारे में हम जानने वाले हैं। मतलब हम आज metals और non-metals के बारे में जानने वाले हैं। metals को हिंदी में हम धातु कहते हैं और non-metals को हिंदी में हम अधातु कहते हैं। तो धातु और अधातु के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या होते हैं। Yashwant and Anandi live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craftspersons who work with metal. उनको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उनको सीखना है कि क्राफ्ट्स पर्सन जो मेटल के साथ क्राफ्ट बनाते हैं, मेटल के क्राफ्ट बनाते हैं, उनके बारे में उनको जानना है। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। तो उन्होंने सोचा कि पास के ही लुहार के पास जाते हैं, आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करता है, आयरन से काम करता है, आयरन से क्राफ्ट्स बनाता है, चीजों को बनाता है। उन्होंने सोचा कि वहां जाते हैं, उसके क्राफ्ट कैसे बनाता है उसको हम देखते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। तो इन दोनों ने रिक्वेस्ट किया अपने दादाजी को कि आप भी हमारे साथ चलिए। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। डेली यूज में हम आयरन की बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ना, तो वो उसको कैसे बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल। सुदर्शन अंकल से इन लोगों ने बात की। यशवंत पूछता है, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक, आप क्या बनाते हैं जनरली। तो सुदर्शन अंकल बोलते हैं, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस, तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, बकेट्स जो बाल्टी होती है, लोहे की बाल्टी भी ये अंकल बनाते थे, टोंग्स चिमटे, आपको पता है बहुत सारी चीजों को पकड़ने के लिए चिमटे का यूज करते हैं, एंड फार्मिंग टूल्स जो खेती में काम आते हैं जैसे कि स्पेड्स, फावड़ा बोलते हैं, एक्सेस कुल्हाड़ी, ट्रवल्स खुरपी जिससे हम मिट्टी को लूज करते हैं, एंड रेक्स, ये रेक्स इस तरीके की चीज होती है जो पत्तों को साफ करने में काम आती है। तो ये सारी चीजें बनाते हैं। आनंदी, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, और ये किन चीजों से बनाते हैं, ये जो मटेरियल है वो किस चीज से बनाते हैं आप। सुदर्शन जो अंकल हैं वो बोलते हैं, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स, ये सारी चीजें हम आयरन से बनाते हैं। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल वेर एवर रिक्वायर्ड, हम लकड़ी का भी यूज करते हैं जब जरूरत होती है, क्योंकि जैसे चिमटा है, कुछ गर्म चीज पकड़नी है, तो हो सकता है कि हमारे हाथ में भी वो गर्म लगे, तो कहीं कहीं जहाँ पे जरूरत है हम लकड़ी भी यूज करते हैं। एडिशनली वी यूज कोल इन आवर फर्नेस टू हीट द आयरन, और हम इस आयरन को गर्म करने के लिए फर्नेस में कोल यूज करते हैं, कोयला यहाँ यूज किया जा रहा है। कोयले को जला के ये आयरन जो है उसको वहां जलाया जाता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि इस फर्नेस में यहाँ पे कोल को जलाकर इस आयरन को ये पहले जला रहे हैं ताकि आयरन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। ये कोल यूज करते हैं अपने फर्नेस में आयरन को हीट करने के लिए। सुदर्शन is heating an iron block in the furnace. It has become red hot. जब उसको गर्म किया जाता है ना आयरन को, तो बिल्कुल हॉट हो जाता है इस तरीके से। आपको यहाँ पे ये आयरन का पीस दिख रहा है कितना ज्यादा गर्म हो गया है, आग के जैसे जलने लगता है कोई आयरन जब हम उसको बहुत देर तक गर्म करते हैं। He starts beating it hard with a hammer. और जब ये गर्म हो जाता है तो फिर हम उसको हैमर से बीट करते हैं। जब ये गर्म हो गया है, ये जो आयरन है गर्म हो गया, तो ये हैमर से, हथौड़े से उसको बहुत जोर से मारता है ताकि उसको अलग अलग शेप दिया जा सके। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क, व्हाई आर यू बीटिंग इट, इसको क्यों हथौड़े से क्यों बीट क्यों कर रहे हैं। सुदर्शन बोलते हैं, सुदर्शन अंकल, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, मुझे एक कुल्हाड़ी बनानी है, तो मैं उसको उसका शेप देने के लिए इसको बीट कर रहा हूँ। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। तो आनंदी को बहुत सरप्राइज फील होता है कि अच्छा, आयरन को भी हम बहुत ज्यादा हथौड़े से मार के, आयरन को भी हथौड़े से मार के उसको फ्लैट शेप में बनाया जा सकता है। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल। तो आनंदी पूछती है, क्या दूसरे मेटल के साथ भी ऐसा होता है, जैसे आपने आयरन के साथ किया तो ऐसे दूसरे मेटल जैसे सोना चांदी इसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो
have many such questions. तो आपके पास भी ऐसे कुछ questions होंगे. Let us explore what else we can do with metals. हम metals के साथ और क्या कर सकते हैं, चलिए हम explore करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो मेटल्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है. मेलिएबिलिटी का मतलब मेटल्स को बीट करके उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर से मार के उसकी शीट, थिन शीट बनाई जा सकती है. इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं. कॉशन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एडल्ट. अभी आपको एक्टिविटी दी गई है, ये आप अपने एडल्ट के सुपरविजन में ही करें, अकेले नहीं करने लग जाएं. आपको करना क्या है, कलेक्ट सम वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. किसी वायर से कहीं से आप कॉपर और एल्यूमिनियम की पीसेज ले लीजिए. आयरन नेल, जो कील होती है वो ले लीजिए. कोयले का टुकड़ा, या फिर सल्फर का छोटा सा लंप, एक मटर के दाने के बराबर, गंधक बोलते हैं सल्फर को हिंदी में. एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और लकड़ी ले लीजिए. ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लीजिए. क्या क्या चीजें, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, सल्फर और वुड, ये सारी चीजें आप ले लीजिए. रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस इन ग्रेड 6. आपने साइंस की टेक्स्ट बुक क्लास 6 में पढ़ा है मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर, और उसमें आपने ये सारी चीज का अपीयरेंस देखा था कि कैसे ये सारी चीज दिखती हैं. आर दे लशरस, क्या वो शाइनी होती हैं. ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1. तो ये जो भी चीजें आपने इकट्ठी की है, आपको देखना है क्या वो लशरस है, क्या वो सॉफ्ट है या हार्ड है, और आपको 4.1 टेबल में ये आपको डालनी है. यहाँ पे लशरस है, नॉन, जैसे कॉपर है ये लशरस है या नॉन लशरस है. एल्यूमिनियम है, लशरस है या नॉन लशरस है. आयरन नेल, आयरन नेल लशरस है. ये कोल जो है ये नॉन लशरस है. सल्फर नॉन लशरस है. ब्लॉक ऑफ वुड जो है ये भी नॉन लशरस. लशरस का मतलब जिसमें से शाइनी सरफेस, चमक आती हो. कॉपर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एल्यूमिनियम हार्ड है, नील आयरन की वो भी हार्ड है, कोल थोड़ा सा सॉफ्ट है, सल्फर भी सॉफ्ट है और वुड भी थोड़ा सॉफ्ट है. जैसे अगर आपके पैर के ऊपर 1 किलो का कॉपर, एल्यूमिनियम या नील गिरे तो बहुत तेज से चोट लगेगी, पर कोल गिरे तो बहुत ज्यादा जोर से चोट नहीं लगेगी ना, इसीलिए इसको सॉफ्ट बोला गया है. उसके बाद आपको आगे क्या करना था, जब आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली तो now place each of these items one by one on any hard surface and beat them with a hammer. आपने जो जो चीजें इकट्ठी की है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, सल्फर और वुड, इसको आप एक हार्ड सरफेस पे रख लीजिए और उसको इस हैमर से बहुत जोर से बीट करना है, मारना है. What do you think will happen? क्या होगा? Do these objects become slightly flattened or do they break into pieces? इसको मारते मारते क्या ये चपटी हो जाएंगी, थोड़ी सी चपटी होने लगेंगी, या ये टूट जाएंगे? आपको अपने ऑब्जर्वेशन इसी टेबल 4.1 में लिखना है. जैसे कि कॉपर, ये फ्लैट होगी, एल्यूमिनियम भी फ्लैट होगी, आयरन नेल भी फ्लैट होगा, कोल टूट जाएगा, ये ब्रिटाइल है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. सल्फर भी ब्रेक हो जाएगा, वुड ब्रेक नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा. तो अभी हमने ये टेबल फिल कर ली. एनालाइज टेबल 4.1. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लश्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड. जो लश्रस भी है और हार्ड भी है. You might have observed that objects made from copper, aluminum, and iron are lustrous in appearance and are hard. Luster shown by metals is known as metallic luster. Luster का मतलब shine, जो metals में दिखती है वो metallic luster होती है. Materials like copper, aluminum, and iron are known as metals, whereas coal, sulfur, and wood are non-lustrous and not as hard as metal. तो अभी हमने देखा कि ये तीन जो है ये तो मेटल हैं और ये जो है ये नॉन मेटल है. तो जो चीजें हार्ड है, लश्रस है, वो मेटल होती हैं. आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं? नॉट रियली, सारे नहीं होते. सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि उसको नाइफ से आप कट कर सकते हो. देयर इज वन मेटल मरकरी दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और एक मरकरी ये भी है मेटल बट ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होती हैं और मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर्स में मरकरी होता है ना। जो आगे आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, पर पहले के थर्मामीटर्स में मरकरी की लाइन से पता चलता था कि टेम्परेचर कितना गया है। जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें मरकरी पाए जाते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट और बीटिंग विद अ हैमर। इसमें से आपने देखा जो मेटल्स हैं वही फ्लैट हो रहे हैं जब हम हैमर से उसको बीट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स such as piece of copper and iron nail and a piece of aluminum became flat when beaten, whereas other objects or materials behave differently. ये तीनों तो फ्लैट हो जाते हैं, बाकी चीजें अलग तरीके से बिहेव करती हैं। This property by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल लर्न कर ले। This property by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. Malleability क्या है? मेटल्स को थिन शीट्स में जो हम कन्वर्ट कर पाते हैं उसी प्रॉपर्टी को malleability कहते हैं। मोस्ट मेटल्स possess दिस प्रॉपर्टी। बहुत सारे मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मरकरी में तो नहीं पाई जाएगी क्योंकि मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स। क्या आपको कुछ मेटल शीट्स के एग्जांपल्स पता है? आपने देखा होगा कभी कभी घर के ऊपर चार पोल के ऊपर ना एक शेड बनाई जाती है। तो ये शेड जो होती है ना वो किसी आयरन या एल्यूमिनियम की शेड होती है। एक ये शीट आपने देखा होगा। जब हम रोटी को फॉइल पेपर में रैप करते हैं तो फॉइल पेपर क्या है? एक मेटल की शीट ही तो है। कभी कभी आपको बहुत सारे मिठाई में सिल्वर की शीट मिल जाती है। You might have seen thin silver foil on some sweets and aluminum foil used for wrapping food items. These are formed due to their malleability. तो ये जो एल्यूमिनियम की शीट या सिल्वर की शीट क्यों बनाई जा सकती है? क्योंकि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। जो सबसे पतली शीट जिसकी बनाई जा सकती है वो गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल हैं। A piece of coal or lump of sulfur does not show this behavior. कोल या सल्फर में ये बिहेवियर नहीं है कि हम उसकी शीट बना सके। दे ब्रेक इनटू पीसेज एंड आर सेड टू बी ब्रिटाइल। कोल और सल्फर शीट्स नहीं बनाते, जब हम उनको हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ब्रिटाइल। मतलब नॉन मेटल्स ब्रिटाइल होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। तो मेलिएबल का अपोजिट जो क्वालिटी है वो क्या है? ब्रिटाइल। On the other hand, wood neither gets flattened into sheet not breaks into pieces. वुड को जब आप हथौड़े से मारेंगे ना तो दब जाती है, मतलब वो ना तो फ्लैट हो पाती है और ना ही वो टूट पाती है। Therefore, wood is neither malleable nor brittle. वुड ना तो मेलिएबल है, ना तो उसकी शीट बनाई जा सकती है और ना ब्रिटाइल है। ब्रिटाइल का मतलब ना वो टूटता है। अब आपको यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। क्लास 6 के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है उसमें आपने हड़प्पन्स के बारे में पढ़ा है। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड कैसे यूज करना है वो जानते थे। दे यूज these metals to make various objects from utensils to jewelry. हड़प्पन्स ने इनको यूज करके कॉपर और गोल्ड को यूज करके यूटेंसिल्स बर्तन और ज्वेलरी तक बनाए थे। However, you would hardly find any evidence of the Harappans using very prominent metal iron. लेकिन हड़प्पन्स को आयरन के बारे में नहीं पता था। Which you see a lot around you today. आजकल तो हम हर जगह आयरन देखते हैं। This is because it took a long time before iron was used to day-to-day activities. आयरन को बहुत टाइम लगा जब हम उसको यूज कर पाए। पहले के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the process of civilization in India. लेकिन जब एक बार हम आयरन के बारे में जान गए तो आयरन इतना सस्ता था कि अब हम इसको सिग्निफिकेंटली यूज करते हैं। हमारे सिविलाइजेशन में जो हमारे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई है उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आयरन का। फॉर इंस्टेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर टूल्स लाइक, जैसे कि बहुत सारे एग्रीकल्चर टूल्स बने हैं आयरन से ही बने हैं, जिसने बहुत ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर को सुपीरियर बना दिया। What could be the potential reason that is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? क्या हो सकते हैं ऐसे रीजन जो कॉपर को पहले ढूंढ लिया हड़प्पन्स ने और आयरन नहीं ढूंढ पाए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी मेलिएबिलिटी, जिससे मेटल की शीट बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी।
मेटल की एक क्वालिटी है कि उसकी शीट बनाई जा सकती है, मतलब मेटल्स आर मेलिएबल। अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये है डक्टिलिटी। ये क्या होता है? वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स? आप मेटल वायर के यूज को जान, अभी हमने थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था मेटल वायर यूज की जाती है। You might have seen wires of metals like copper or aluminum in electrical fittings. Some ornaments जैसे बैंगल्स में वायर्स देख सकते हैं आप, नेकलेस में, इयररिंग्स में वायर्स यूज की जाती है। They are also made from metal wires. वो सारी चीजें मेटल वायर से बनती है। Metal wires play important function in variety of stringed musical instrument. सितार, गिटार, इन सब में भी आपने स्ट्रिंग देखा होगा ना, मेटल की ही वो वायर होती है। वीणा में, सितार, वॉयलिन, गिटार, इन सब में। This property of materials by which they can be drawn into wires is called ductility. तो ductility क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप ध्यान रख लीजिए। This property of materials by which they can be drawn into wires is called ductility. Malleability क्या थी? उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है? उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल की दो प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। पहली कि मेटल मेलिएबल होते हैं, दूसरी कि मेटल डक्टाइल भी होते हैं, उनको वायर में खींचा जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली प्रोसेस्ड बाय मेटल्स। ये मेटल्स में ही होती है डक्टिलिटी। जैसे कि गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल मेटल है कि 1 ग्राम सिर्फ गोल्ड, 1 ग्राम कितना कम होता है? 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। और डक्टाइल नेचर की वजह से ही आप ये टी स्टेनर, जो चाय की छन्नी होती है ना, उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे वायर्स होते हैं ना जिससे चाय पत्ती नीचे न जाए, वो इसी नेचर की, डक्टाइल नेचर की वजह से ही बन पाया, नहीं तो हम ये चाय छन्नी नहीं बना पाते। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या कभी आपने कोल या सल्फर की वायर पढ़ी है, देखी है? नहीं ना। ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, हम इजीली कह सकते हैं। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील? स्टील क्या है? आयरन और कार्बन का मिक्सचर। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये स्टील आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। दैट कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। ये स्टील की जो वायर्स है ये बहुत हैवी लोड को सपोर्ट करती हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिज एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये सस्पेंशन ब्रिज होते हैं ना, ये रोड जा रही है, तो ये सस्पेंशन ब्रिज में ये जो वायर्स है ना, ये स्टील की वायर्स यूज की गई हैं। स्टील में क्या मेटल होता है? आयरन मेटल होता है। जंग ना लगे इसीलिए उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड कर देते हैं, और फिर वो स्टील बन जाता है जो आयरन से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि आयरन में तो जंग लग जाता है एक टाइम के बाद पानी से, पर स्टील में जब हम आयरन को कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता। सिर्फ करना क्या होता है? थोड़ा सा कार्बन उसमें ऐड करना होता है। अब हमने आयरन की दो प्रॉपर्टी देख ली, एक तो मेलिएबिलिटी देख ली, एक डक्टिलिटी देख ली। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने मंदिर में घंटे देखे होंगे, स्पून और ग्लास को अगर आप टकराओ तो क्या होगा? आवाज आएगी। या दो चार की बंच है आपके पास, की का बंच, तो उसमें आवाज होती है अगर एक दूसरे से टकराते हैं। So have you ever noticed that sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? अगर सिक्का गिर जाए, कोई प्लेट गिर जाए तो कितनी तेज आवाज होती है। वही अगर रबड़ की बॉल गिर जाए तो उतनी तेज आवाज नहीं होती। How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? आप एक चम्मच गिरा के देखिए और एक छोटी सी लकड़ी गिरा के देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर सोनोरस। यही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। पहली है मेटल्स आर मेलिएबल, इट मींस मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है। मेटल्स आर डक्टाइल, इट मींस मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी वायर बनाई जा सकती है, लंबी लंबी तारें। और थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की कि दैट आर दे आर सोनोरस, मतलब उनकी साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है उसमें। तो अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। जब चीजों को आप गिराएं तो पैर पे ना गिरा लें, केयरफुल रहें। ये एक कॉशन दिया गया है। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज metal spoon, coin or piece of coal and a block of wood.
ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से उसको गिराएं। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? अलग अलग टाइप की साउंड समझ में आ रही है आपको? I use the difference in sound when my stick hits wood or metal to help find my way. अब ये कोई एक ऐसा इंसान है जो देख नहीं सकता, तो उसके पास स्टिक है, स्टिक से चलता है वो। तो जैसे कि रोड पे जब वो उसकी स्टिक टकराती है तो अलग साउंड आती है, साथ में इधर मिट्टी पे टकराती है तो उसको अलग साउंड आता है। तो इस तरीके से अलग अलग साउंड से वो समझ पाता है कि रोड कहाँ है, वुड है या मेटल है जो मेरे रास्ते में मिला, वो उसको समझ में आता है। You'd observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. जब आपने बहुत सारी चीजों को गिरा के देखा तो मेटल स्पून और मेटल के कॉइन्स जो हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड्स, पर वुड या कोल के गिरने पे डल साउंड प्रोड्यूस होगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना जिससे मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको सोनोरिटी कहते हैं। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, और मेटल मेटल का नेचर क्या होता है? सोनोरस नेचर होता है। मेटल्स आर सोनोरस। Oh, ringing the sound of my घुंघरूज is also due to the sonority of metal. ये जो घुंघरू के जो साउंड है ये भी सोनोरिटी की वजह से ही ऐसी साउंड निकलती है। और जो स्कूल बेल होती है उसकी भी रिंगिंग साउंड क्यों है? क्योंकि मेटल्स सोनोरस होते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लश्रस, metals are generally hard. अब हम देखेंगे कि metals are good conductor of heat. ये सिक्स प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि metals जो होते हैं वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। Have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? आप जो किचन में यूज करते हैं वेसल्स, बर्तन कुकिंग के लिए, क्या आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया है? यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल्स यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल्स। वो सारे जो बर्तन हैं वो मेटल के बने हुए हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कुकिंग वेसल बनाने के लिए कौन कौन से मेटल्स यूज करते हैं? डू यू नो व्हाई द मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? और यही मेटल्स क्यों यूज करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। आपको एक वार्निंग दी गई है। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। आप किसी बड़े के सुपरविजन में ही एक्टिविटी करें। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हॉट वाटर, क्योंकि एक्टिविटी हमें हॉट वाटर से करनी है तो गर्म पानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी तरीके से हाथ जल सकते हैं, तो इसीलिए आपको केयरफुल होना है। करना क्या है एक्टिविटी में? प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल, एक टेबल पे ग्लास टम्बलर रखें। फिल इट विद हॉट वाटर, इस ग्लास टम्बलर को गर्म पानी से भर दें। टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस। एक मेटल की स्पून लगा दी, एक वुड की स्पून लगा दी। इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स। गर्म पानी में दोनों स्पून हमने डुबा दी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब आप इसको टच करिए और इसको टच करिए। आपने क्या फील किया? विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर? कौन सी स्पून आपको गर्म लगी? ये वाली मेटल वाली या वुड वाली? What does this experiment tell us about the heat transfer among two spoons? आप देखेंगे कि आपको मेटल वाली जो स्पून है वो गरम लगी और वुडन स्पून गरम नहीं लगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो हीट है, ये वाटर तो हॉट वाटर है ना, तो हीट को वाटर से ट्रांसफर, यहाँ हीट का जो ट्रांसफर हुआ वाटर से यहाँ, वो मेटल के थ्रू ही हो पाया है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाया। You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. Metal spoon hotter था, even though both spoons are immersed in water of the same temperature and for the same time. Same temperature था, same time था, पर जो metal की spoon थी वो ज्यादा गर्म थी। This shows that the heat transfers through the metal spoon, making it hotter. इसका मतलब है कि स्पून में हीट ट्रांसफर हुई है। In contrast, the wooden spoon transfers heat poorly. लेकिन वुड में जो ये वुडन स्पून थी इसमें हीट अच्छे से ट्रांसफर नहीं हुआ, या तो नहीं ही हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, या तो बहुत कम हुआ जो हमें पता नहीं चला। इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन जो ये वर्ड है ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट, एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जो हीट को ट्रांसफर करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि metals are good conductors of heat. Based on the observation, one can say that metals are good conductors of heat, whereas wood is a poor conductor of heat. ये जो wood है, वो poor conductor है, वो heat को अच्छे से transfer नहीं कर पाता. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. अब आपको पता चला ना कि कुकिंग के लिए मेटल का ही वेसल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि चूल्हे की जो लौ है, उससे जो आग है, जो हीट है, वो खाने में ट्रांसफर कब होगी? जब वेसल मेटल का होगा. अगर नॉन मेटल का वेसल होगा तो हीट तो ट्रांसफर होगी ही नहीं. एंड देयर हैंडल्स आर मेड विद वुड और अदर मटेरियल्स. और बर्तन का जो हैंडल है वो वुड का बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है, ताकि इसमें हीट कंडक्ट ना हो पाए. तो जब हम वेसल को उठा के चूल्हे पर से नीचे रखें किसी स्टोव से, जब हम उस बर्तन को उठाएं तो हम वो वुड का हैंडल पकड़े या फिर वो प्लास्टिक का हैंडल पकड़े, जिससे हमें वेसल गरम ना लगे. अगर हमने वेसल का मेटल पार्ट पकड़ लिया, गरम वेसल का, तो हमारा हाथ जल जाएगा. पर अगर हमने उसका हैंडल पकड़ा जो वुड का बना हुआ है या प्लास्टिक का, तो वो हीट कंडक्ट नहीं करेगी. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर. जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, हीट ट्रांसफर इन नेचर, तब आप इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे. अब हमने कंडक्शन ऑफ हीट तो पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है या नहीं होता है. Conduction of electricity. Have you ever seen an electrician using a screwdriver? आपने क्या इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर यूज करते हुए देखा है? What type of material is used for making its handle? तो उसके हैंडल को जो उसने पकड़ा होता है इलेक्ट्रिशियन ने, वो किससे बना होता है? You may have also noticed the electrician wearing rubber gloves and shoes while walking. जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो हाथ में रबर के ग्लव्स पहनता है और शूज पहनता है पैर में, जब वो काम कर रहा होता है. What can be the reason for this? इसका रीजन क्या है? किसी भी स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है, ये हैंडल, ये प्लास्टिक या किसी और मटेरियल से बनाया जाता है जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर ना करे. ग्लव्स पहनने का यही रीजन है कि इन केस अगर उसने एक वायर, डैमेज्ड वायर को छू लिया, तो रबर ग्लव्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में ट्रांसफर ना हो जाए. शूज पहनने इसलिए जरूरी होते हैं कि इन केस हाथ में किसी भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली भी आई, तो पैर के थ्रू वो जमीन में ना ट्रांसफर होने लग जाए, नहीं तो वो बहुत बड़ा झटका लगेगा. इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जब भी कुछ ऐसा काम करता है तो रबर ग्लव्स, शूज पहन के स्क्रू ड्राइवर से जो चीजों को मैनेज करता है, ना कि हाथ से टच करके करता है. लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट. डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक अ टीजर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स. हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक टीजर बनाया था, उसमें हमने एक बल्ब बना लिया था और यहाँ पे एक बैटरी भी बनाई थी, और हमने इसको वायर को खुला छोड़ दिया था. इस वायर को, इस वायर के बीच में हम चीजों को रख रहे थे. यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले स्पून रखी थी, और फिर हमने देखा था कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इस तरीके से आपको एक टीजर बनाना है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल्स लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, आयरन नेल लेना है, सल्फर लेना है, कॉपर वायर लेना है, कोल लेना है, ड्राई वुड लेना है, स्टोन लेना है, इरेजर लेना है, जो रबर से बनी होती है आपकी इरेजर, और नायलॉन की रस्सी लेनी है. अब आपको बार एक एक करके यहाँ पे इस टीजर में इसको दोनों वायर के पास इसको अटैच करना है. प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज कुड मेक द बल्ब ऑफ द टीजर ग्लो एंड विच कुड नॉट. तो अब आपको प्रिडिक्ट करना है, क्या एल्यूमिनियम, हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के फॉइल का वायर बना के ऐसे टच करेंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं. तो यू हैव टू प्रिडिक्ट फर्स्ट, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है. ये टेबल है. अगर हमने एल्यूमिनियम फॉइल डाली तो ये ग्लो करेगा. आयरन नेल डाला तो भी बल्ब ग्लो करेगा. लंप ऑफ सल्फर डाला तो ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो. और अगर आपने यहाँ पे वुड का पीस डाला जो बिल्कुल ड्राई है, तो वो भी ग्लो नहीं करेगा. तो जो ग्लो करेंगे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो ग्लो नहीं करेंगे दे आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो है ये बैड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि वो बल्ब नहीं जला रहे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहे हैं.
Might have observed that objects made of aluminium, iron, and copper make the bulb glow, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser, and nylon rope could not make it glow. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम है, ये आयरन है, ये कॉपर है, ये सब क्या है, मेटल है, और ये बल्ब को ग्लो होने देते हैं। इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो सल्फर है, कोल है, वुड है, स्टोन है, इरेजर, जो नॉन मेटल्स है, नायलॉन की रोप, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये बल्ब को नहीं जलने देते हैं, तो इसीलिए दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4? It is observed that all the materials that make the bulb glow are metal. तो जितने भी मेटल है सिर्फ वही बल्ब को ग्लो होने देते हैं, नॉन मेटल्स ग्लो नहीं होने देते। Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity। जो easily flow होने दे मतलब जिससे बल्ब जल जाए, they are good conductors of electricity। It means metals are good conductors of electricity। In contrast, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity। और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से बल्ब नहीं ग्लो करता, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो नॉन मेटल है, ये वुड, स्टोन, इरेजर, ये सारी चीजें। So now we can understand that plastic covering on screwdrivers and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductors of electricity। तो ये जो रबर ग्लव्स ये पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन, या शूज पहनते हैं, या स्क्रू ड्राइवर्स का जो प्लास्टिक का कवर टच करते हैं, ये सारी चीजें इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो शॉक से बच जाते हैं और इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता काम करते समय। इन केस अगर इनका हाथ गलती से वायर से टच भी हो जाए तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, ये बच जाते हैं। दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने मेटल की कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली। मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल लस्ट्रस होते हैं मतलब शाइनी होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं मतलब इनकी शीट्स बनाई जा सकती है, प्लेन फ्लैट शीट। ये डक्टाइल होते हैं मतलब इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हीट को भी अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम ये देखेंगे कि एयर और वाटर की प्रेजेंस में मेटल कैसे बिहेव करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। आयरन पे एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है? You would have often noticed that iron objects develop brown deposits when left in the open for few days। अगर आयरन को आप ऐसे ही बाहर छोड़ दे, हवा पानी से एक्सपोजर है, वहां पे क्या होता है, एक ब्राउन कलर का ना डिपॉजिट उसके ऊपर आ जाता है, मतलब वो उतनी शाइनी नहीं रह पाती, उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसी चीज आ जाती है। इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट? कब ऐसा होता है? जब ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तब? नहीं। जब सिर्फ वाटर हो, एयर ना हो तब? नहीं। When it comes into contact with both air and water, हाँ, जब उसको एयर और वाटर दोनों का कांटेक्ट मिलता है तो उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं जंग लग जाना। तो ये जो चीज है जंग या रस्ट, ये आयरन के ऊपर लगती है जब एयर और वाटर दोनों होता है। लेट अस एक्सपेरिमेंट। कॉशन है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नील्स। आयरन नील्स बहुत नुकीले शार्प होते हैं, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से रहना है। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। शाइनिंग एकदम नए नए खरीद के लाइए आप बाहर से, ऐसे शाइनिंग होनी चाहिए। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। और अगर आपके पास पहले से ही आयरन नेल्स घर में है जो पहले से ब्राउन हो चुकी है, तो उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा घिसेंगे तो उसकी ऊपर की लेयर डिपॉजिट हट जाएगी ब्राउन वाली, और फिर वो शाइनी हो जाएगी। तो या तो आप बिल्कुल शाइनिंग आयरन नेल्स जो बिल्कुल न्यू है वो ले लीजिए, या फिर अगर पुरानी है तो सैंड पेपर से उसको हल्का सा रब कर लीजिए, तो फिर वो सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए ताकि वो शाइनी हो जाए। टेक 3 clean dry glass bottles or test tubes with
टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स, यहाँ पे टाइट फिटिंग कैप होनी चाहिए। लेबल देम ए बी सी, आपने 3 जार ले ली, ए बी और सी। टेक 3 आयरन नेल्स इन एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। आपको क्या करना है, आयरन नेल को ऐसे थ्रेड से बांध देना है, लंबी सी थ्रेड से। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल। यहाँ पे देखिए ये सिलिका जेल यहाँ डाला गया है। तो पहली बॉटल में क्या किया है, आयरन नेल को धागे से बांध के सिलिका जेल ले लिया है। एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देना है। सिलिका जेल क्या करती है, एयर, इसके अंदर की एयर को ड्राई कर देती है, यानी यहाँ पे कोई एयर में वाटर नहीं होता। It is the substance that is used in small pouches in some medicine bottle, water bottles, boxes, इन सब में, ताकि वो ड्राई रहे, उसमें वाटर न रहे, तो इसमें सिलिका जेल यूज करती है। तो पहले बॉटल में हमें सिलिका जेल यूज करना है। फर्स्ट वाली जो हमारी बॉटल थी इसमें हमने सिलिका जेल डाल दी। अब सेकंड वाले बॉटल में क्या करेंगे हम, प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी। ग्लास बॉटल बी में एक आयरन नेल ऐसे ही डाल दिया हमने। pour freshly boiled and cooled water, बिल्कुल फ्रेशली बॉइल्ड करके उसको कूल करके ऐसा पानी आपको पोर करना है इनटू इट until the iron nail is completely dipped in it, जब तक ये जो आयरन नेल है पूरा पानी में डूब ना जाए उतना पानी आपको डालना है। नाउ pour some oil to form a layer over the surface of the water। अब वाटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल का एक लेयर बना दीजिए। The layer of oil on the surface of the water prevents the air from dissolving in the water। ये जो ऑयल की लेयर है ना, ये यहाँ के एयर को वाटर में डिसॉल्व नहीं होने देगी। कैप द ग्लास बॉटल टाइटली, और इसको बहुत ही टाइटली बंद कर दीजिए। आपने यहाँ पे बॉइल्ड वाटर डाला है ताकि एयर उसमें बचे ना। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया ताकि कोई एयर आगे जाए ना। तो इस वाली बॉटल में सिर्फ वाटर ही वाटर है। और थर्ड वाली बॉटल में प्लेस सम आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी। प्लेस 1 आयरन नेल, थर्ड वाली बॉटल में एक आयरन नेल डाल दिया आपने। कुछ पानी डालना है ताकि आयरन नेल पार्शियली डिप्ड हो, थोड़ा पानी है थोड़ा एयर है यहाँ। कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड, इस ग्लास बॉटल को आप बंद ही मत करिए, एयर जाने दीजिए। दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर। इस वाले सेटअप में आयरन नेल के पास वाटर भी है एयर भी है, एज शोन इन फिगर, इस वाले में दिखाया गया है। Place all the glass bottles undisturbed at room temperature and observe the changes for 8 to 10 days. Record your observation in table 4.3। तो आपको करना क्या है, 8 से 10 दिन बाद आप इन तीनों बॉटल को देखिए और अपने ऑब्जर्वेशन इसमें लिखिए। ए में प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस और नो, तो सिलिका जेल वाटर को तो हटा ही देता है, तो यहाँ पे नो है। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर तो है इसमें, तो यस। ऑब्जर्वेशन क्या है, नो रस्ट, यहाँ पे कोई रस्ट नहीं बनेगा। सेकंड बी वाले बॉटल में देखिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस वाटर तो है। प्रेजेंस ऑफ एयर है, नहीं, हमने ऑयल से और पानी को बॉईल करके इसके एयर तो पूरा ही निकाल दिया था। क्या रस्ट बना, नो रस्ट फाउंड, कोई रस्ट यहाँ नहीं बना। और थर्ड वाले में यहाँ पे वाटर भी था और एयर भी था, दोनों चीज का एक्सपोजर मिला। तो वाटर था, यस, एयर थी, यस। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पे रस्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे जंग लगेगी इस वाले नील में। What can you conclude from this experiment? It is observed in glass bottles A and B that the RNAs do not show any brown deposit। A और B में कोई brown deposit नहीं आया, इस A वाले में और B वाले में कोई brown deposit नहीं आया। What does this observation indicate? This indicates that brown deposit or discoloration of the iron nail do not develop when the iron nail is kept in dry air alone or water alone. However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposits. This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीख लिया कि वाटर और एयर दोनों का ही होना बहुत इसेंशियल है उस ब्राउन डिपॉजिट के लिए जिसको हम रस्ट बोलते हैं। Thus, moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron। तो इसका मतलब मॉइस्ट एयर, ऐसी एयर जिसमें वाटर का पार्ट भी हो, ऐसी एयर जिसमें वाटर भी हो,
दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ब्राउन डिपॉजिट को रस्ट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस है, जंग लगने की प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। Many other metals also exhibit discoloration when kept open in the atmosphere. अगर एटमॉस्फेयर में बाहर यूं ही खुला छोड़ दें, किसी पॉलिथीन में, एयर टाइट बॉटल में न रखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसमें कलर डिसकलर हो जाता है, जो उनका एक्चुअल कलर है वो डिसकलर हो जाता है किसी डिपॉजिट की वजह से। Have you noticed the formation of a green coating on the surface of copper objects or a black coating on the surface of silver objects? आपने देखा होगा घर में जो पूजा के बर्तन होते हैं ना, पीतल के, कॉपर के जो बर्तन होते हैं, वो ब्लैक होते जाते हैं क्योंकि उसमें एक उन कुछ लेयर डिपॉजिट होती है। और सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर ब्लैक हो जाते हैं। ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस नोन एज कोरोजन। तो आयरन में जो कोरोजन होता है उसी को रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन का मतलब क्या है? किसी भी मेटल की लेयर को डिटेरिएट होना मतलब उसको नुकसान पहुंचाना। तो मेटल के सरफेस में जो ग्रेजुअल चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। और आयरन में जो कोरोजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। आयरन में कोरोजन जो होती है उसको रस्टिंग बोलते हैं। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज a सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? ये रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आयरन खुले में रस्ट जो लग जाता है आयरन में, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में, जो रस्टिंग की वजह से डैमेज हो जाते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड्स सच एज पेंटिंग। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में सीढ़ियों पे या बालकनी में या छत पे रेलिंग हो सकता है कि आयरन की हो, स्टील की भी हो सकती है। पर अगर आयरन की रेलिंग है तो उसको पेंट करना जरूरी होता है। अगर हम उसको पेंट नहीं करते तो बारिश में उसमें जंग लग जाता है। आयरन के गेट भी होते हैं बहुत घरों में जिसको पेंट करना जरूरी होता है। तो एक तरीका है पेंट कर दे, दूसरा तरीका है ऑयल करने। जैसे कि बहुत सारे मशीन्स में देखेंगे, साइकिल्स में ऑयलिंग करनी पड़ती है। सिलाई मशीन होते हैं, तो ये जो टेलर्स होते हैं उसको ऑयल करते हैं। आयरन के जो चीजें इसमें यूज की गई है, पार्ट्स, आयरन के पार्ट्स जो इसमें यूज किए गए हैं, उसमें जंग न लगे, वो मशीन खराब ना हो, इसलिए इसको ऑयलिंग करते रहते हैं। ग्रीजिंग करते हैं जैसे साइकिल में किया जाता है। एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब आयरन की कोई कील है, इसको जिंक की एक कोटिंग कर दो, इसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दो, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, हम आगे पढ़ेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो आप बोलोगे अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू, जो 1600 साल पहले की बात है। 1600 years पहले इन लोगों के पास ऐसी टेक्निक थी। इट इज अबाउट 8 meters हाई एंड वेट्स मोर देन 6000 किलोग्राम। 8 मीटर ऊंचा है ये, 6000 किलोग्राम से ज्यादा लोहा है। What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall, and intense weather, it has barely any rust. इतना बड़ा ये पिलर है, 1600 साल पहले का है, 6000 किलोग्राम से ज्यादा का है। पर आयरन में जैसे हमेशा जो जंग लगता है, इसमें जंग नहीं लगता। इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट्स रेसिस्ट रस्टिंग। इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसमें रस्टिंग ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ऐसी स्किल्स एंशियंट टाइम से ही हमारे इंडिया में है। तो अभी हमने इफेक्ट पढ़ा एयर और वाटर का आयरन पर। अब हम दूसरे मेटल्स में एयर और वाटर का इफेक्ट देखेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आपको नहीं करना है, कोई टीचर करेगा। इट इज एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, पहने और दूर से देखिए आप इसको। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, जो 3-4 सेंटीमीटर इतनी एक रिबन ले लीजिए। क्लीन इट बाय रबिंग विद द पीस ऑफ सैंड पेपर, से इसको रब कर लीजिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ये इसके हाथ में टोंग्स है, चिमटे से उसको पकड़ लीजिए।
इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ कैंडल। एक कैंडल या स्पिरिट लैम्प की मदद से इस मैग्नीशियम के रिबन को जला लीजिए। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। आप इस मैग्नीशियम रिबन को जलने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. ये एक बहुत ही ज्यादा व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और इस पे जो डिपॉजिट नीचे गिरेंगे, व्हाइट कलर का पाउडर गिरता है इसके जलने के बाद। कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। इस व्हाइट पाउडर को जो ये गिरेगा इसको आप कलेक्ट कर लीजिए। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम की रिबन जलाई थी ना आपने, तो जो इसका पाउडर गिरा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो जलाने के टाइम पे मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। Add a few drops of warm water to this white water, stir it well and check its nature. अब आपको जो ये पाउडर मिला इसको आप एक बीकर में पानी के साथ डाल के उसको घोल लेंगे अच्छे से और फिर इसका नेचर चेक करेंगे। आपने एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में देखा था ना कि मैटर का नेचर कैसे चेक किया जाए। तो आपको यहाँ पे भी आपको पता करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसके लिए आप कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे हमने उसमें लिटमस पेपर यूज किया था ना, तो आप कोई भी लिटमस पेपर यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। What effect does this solution have on blue or red litmus paper? तो जब आपने उस पाउडर को वाटर में घोल कर उसमें दो लिटमस पेपर डाले, एक रेड और एक ब्लू, तो आप देखेंगे कि ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। You would observe that it changes the color of red litmus paper to blue. रेड लिटमस पेपर को अगर कोई ब्लू कर दे तो वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस चैप्टर में। हेंस इट इज बेसिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो बहुत सारे मेटल्स जनरली उनके जो ऑक्साइड बनते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम था और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ये बेसिक नेचर में होता है, बेसिक नेचर का होता है। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस में। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जब हम पढ़ेंगे तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। डू यू नो दैट सोडियम इज ए मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर? आपको पता है सोडियम, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सोडियम जो मेटल है, इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्योंकि अगर ये खुले में छोड़ दिए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी इसकी, और अगर हमने वाटर में डाला तो वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको हम ऑक्सीजन या वाटर के साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इसको केरोसिन में डालते हैं। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता है, उसमें हम डालते हैं। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो जाए तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। तो हम सोडियम को इसीलिए केरोसिन में डालते हैं कि ना तो वो मॉइस्चर से उसका कांटेक्ट हो ना एयर से। एयर से कांटेक्ट होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, मॉइस्चर से कांटेक्ट होगा तो वाटर मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, जल जाएगा ये। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? और सोडियम क्योंकि मेटल है, तो सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो कैसा नेचर का होगा? वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते। सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते जब एयर और वाटर के साथ उनकी रिएक्शन होती है। तो अब आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। द टीचर में डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपके टीचर करके दिखाएंगे। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन हो। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेस विच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। सल्फर को जलाना बहुत हार्मफुल है, उससे जो गैस निकलती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। तो इसीलिए वो वेल वेंटिलेटेड हो, अच्छी खासी हवा आती हो उस रूम में, वहां पे ये करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। एक ऐसा स्पून है जिसका बहुत हैंडल लंबा होता है,
जिससे हम सेफली कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। ऐसे एक स्पून में सल्फर लेना है। If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metal wire around it. इस तरीके से किसी कैप के ऊपर मेटल वायर ऐसे कर लीजिए and give it a shape as shown in figure 7.4.7b. आपको इस तरीके से एक स्पून चाहिए लंबी सी जिसमें आप सल्फर डालेंगे। Heat it on a flame and as soon as the sulfur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a glass jar or glass tumbler. अब आपको इस सल्फर को किसी स्पिरिट लैम्प या किसी चीज में जलाना है, किसी चीज की मदद से, और जैसे ही सल्फर थोड़ा भी जलने लग जाए, आप उस तुरंत स्पून को एक ग्लास जार में बंद करके और एक लिड से बंद कर देंगे ताकि इसमें जो गैस है वो एस्केप ना करे, बाहर ना निकल पाए। Remove the lid after 3-4 minutes and take out the deflagrating spoon. अब थोड़ी देर बाद 3-4 मिनट बाद आप उस लिड को हटा के इस स्पून को बाहर ले आएंगे। Add a small quantity of water into the glass jar. Quickly place the lid back and shake it into the glass dissolves. आपको बड़ी ही तेजी से स्पून को बाहर निकालना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है इस ग्लास में और तुरंत फिर से लिड बंद कर देना है। ये जो ढक्कन है फिर से बंद कर देंगे। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, और फिर से आप उस चैप्टर को ध्यान करिए, एसिडिक बेस और न्यूट्रल वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें एसिड बेस इंडिकेटर यूज किया था लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर की मदद से आपको इस जार में जो पानी अब है ना, जो सोल्यूशन, उसको चेक करना है कि वेदर दिस इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आपने उस सल्फर को जला के जो उसका सॉल्यूशन था धुएं के साथ, उसको जब आपने टेस्ट किया लिटमस पेपर से, तो आपने देखा कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ना वो रेड हो जाता है। रेड लिटमस पेपर तो सेम ही है, गीला ही हुआ है बस, पर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। इसका मतलब है इसका नेचर एसिडिक है। ये जो सल्फर का सॉल्यूशन जब हमने लिटमस पेपर से टेस्ट किया है तो वो एसिडिक नेचर का मिला है, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया है। जब भी ब्लू लिटमस पेपर को कोई सब्सटेंस रेड कर देता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमने उस टम्बलर में बंद कर लिया था। इस टम्बलर में उस गैस को बंद कर लिया था हमने। ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, फिर हमने उसमें वाटर डाला था तो सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। जब हमने उसमें वाटर डाला तो सल्फरस एसिड बना। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे एज मेटल्स डू? नहीं, मेटल्स तो बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं, बट सल्फर ने कैसा सब्सटेंस बनाया जो एसिडिक है। टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर में सल्फर पाउडर लीजिए, कुछ थोड़ा सा पानी डालिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आपने देखा होगा कि कोई रिएक्शन ही नहीं होता, सल्फर का वाटर में कोई रिएक्शन नहीं होता। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. ये जो सल्फर और फॉस्फोरस है ना, ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मेटल्स बिहेव करते हैं एयर और वाटर के साथ, ऐसे बिहेव नहीं करते। मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, पर ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको तो वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर हमने उसको एयर में छोड़ दिया तो उसमें आग लग जाती है। These substances are usually soft and dull. हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे जो मेटल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे जो नॉन मेटल्स हैं। तो हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल थे, डक्टाइल थे, हार्ड थे, सोनरस थे, लश्रस थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे। पर जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, वो हार्ड भी नहीं होते, नॉन मेटाइल सोनोरस भी नहीं होते, नॉन मेटाइल में लश्यर नहीं होता, शाइनी नहीं होते, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते। ये 5 आपको चीजें पता चल गई। ये मेलिएबल नहीं होते, मतलब इनकी शीट नहीं बनाई जा सकती है। ये डक्टाइल नहीं होते, इसका मतलब इनकी वायर नहीं बनाई जा सकती। ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं यूजुअली। ये सोनोरस नहीं होते, इनकी साउंड को रिंगिंग साउंड नहीं होती, डल साउंड होती है। ये लशरस नहीं होते, ये डल अपीयरेंस होती हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं। तो सल्फर और फास्फोरस जो है ये भी एक नॉन मेटल है। ये ना तो मेलिएबल है, ना डक्टाइल है, ना सोनोरस है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इन्हीं को हम नॉन मेटल कहते हैं। इनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते हैं ना, और इसके ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं।
जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सम अदर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, etc. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber और पेपर। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये जो प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, रबर है और पेपर है, ये सारी चीजें उसमें वही प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल की है। प्लास्टिक भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्लास्टिक भी सोनोरस नहीं है, ये भी मेलिएबल नहीं है। तो इन चीजों को आप नॉन मेटल के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं। ये प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ये तो एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स ही नहीं है। मेनली जो आप दो कैटेगरी पढ़ते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो अभी हमने पढ़ी है, इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये दोनों पार्ट हैं एलिमेंट के। जो एलिमेंट होगा वो या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। एक और कैटेगरी होती है जो आप बाद में पढ़ेंगे, मेटेलाइट्स की। तो अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीजें प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर एलिमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन मेटल भी नहीं होगा। अब आप सोचेंगे ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स एक सब्सटेंस होता है जिसको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स ही पता है, ये 118 एलिमेंट्स आपको पीरियडिक टेबल में मिल जाएंगे। पीरियडिक टेबल आप सर्च करेंगे तो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल होता है जिस जो शुरू होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपके बहुत सारे जो आयरन है, जिंक है, कॉपर है और सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये बहुत सारी चीजें, ये सब एलिमेंट्स ही हैं। दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, और यही एलिमेंट्स से सारी चीजें बनी हैं। जैसे लकड़ी है, एक लकड़ी जो पेड़ बना है, उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वुड एक प्रॉपर एक चीज नहीं है, वो उसमें ऑक्सीजन, जो हमारा ही शरीर है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं। जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, हमारे अंदर वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, जो और सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़े जा सकते हैं। Some are naturally occurring while others are artificially made in laboratory and do not exist in nature. कुछ ऐसे हैं जो नेचर में ही मिलते हैं, कुछ लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अभी मेटल्स के तो हमने बहुत सारे यूजेस पढ़ लिए, जैसे मेटल्स के इलेक्ट्रिक वायर में यूज करते हैं, यूटेंसिल्स में यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो क्या जो नॉन मेटल्स हैं वो भी इसेंशियल हैं क्या हमारे एवरीडे लाइफ में? यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी लस्ट्रस नेचर है, हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसकी हाई स्ट्रेंथ है। तो आपने ब्रिज वगैरह देखा, ट्रेन वगैरह देखी, बसेस में, हर जगह जो मेटल का यूज देखा। However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our life. आप मेटल के इम्पोर्टेंस को देख के ये मत समझ लेना कि नॉन मेटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अगर ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसके बिना तो हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। आपने कुछ और यूजेस सोच सकते हैं ऑक्सीजन के, जैसे आपने पहले कभी सुना होगा कि फायर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, आग जलती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती आग, और बिना, जब आग ही नहीं जलेगी तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो ऑक्सीजन उसके लिए भी जरूरी है। कार्बन इज इसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। जो हमारे शरीर में जो हमारी सेल्स हैं वो कार्बन से बनी है। पेड़ पौधों को जलाते हो क्या मिलता है? कोयला, दैट इज कार्बन। तो कार्बन से हमारा शरीर, पूरे लाइफ फॉर्म्स कार्बन से ही बने हैं। इट इज की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं ना, ये सारी, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन ही है, which are necessary for growth and energy. Nitrogen is used in the manufacturing of fertilizers and other chemicals. जो खेतों में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। It is an essential nutrient for the growth of plants. Chlorine is a non-metal commonly used in water purification में हम क्लोरीन को यूज करते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन एक नॉन मेटल है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो आपने बहुत सारे नॉन मेटल्स देख लिए, एक ऑक्सीजन देख लिया आपने, कार्बन देख लिया आपने, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन, इतने सारे नॉन मेटल देखे और जिसकी यूजेस भी देखे।
तो अगर आपको आता है कि नॉन मेटल के यूजेस लिखे तो आप ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन के यूजेस यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये चैप्टर एंड है। साइंस एंड सोसाइटी। डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर अलॉयज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉयज क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल को हम मिक्स कर देते हैं, या दो एक मेटल एक नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो जो बनता है वो अलॉय, क्योंकि वो तो ना मेटल है ना नॉन मेटल है। They are very important for daily use as utensils and tools. These are also important for modern technologies and essential in almost every industry. कुछ स्पेशल मेटल्स जो इसमें यूज करते हैं एटॉमिक एनर्जी में, जैसे जिरकोनियम, एरोस्पेस में टाइटेनियम। इंडिया में बहुत सारे मेटल्स जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करते हैं, ताकि हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सके और सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? हमने पढ़ा कि वो हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं। मेटल की बात बता रही हूँ मैं। हार्ड, लश्रस, दे आर malleable, they are ductile, they are sonorous, they are good conductors of heat and electricity। और उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये सारी बात मैंने किसकी की है? मेटल्स की। और इसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स होते हैं। जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। शाइन नहीं होती, लस्ट्रस मीन्स शाइन। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल एंड डक्टाइल। वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब उनकी शीट और वायर बनाई जा सकती है। और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए तो फास्फोरस को वाटर में हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो एयर से रिएक्शन ना करे। मेटल ऑब्जेक्ट्स गेट डैमेज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कोई भी मेटल को जब हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं, यानी वाटर और एयर के साथ जब वो रिएक्शन कर लेते हैं कोई मेटल, तो वो डैमेज हो जाते हैं। उनकी जो अपर लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, कुछ रस्ट जैसा बन जाता है, डिस्कलर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और अगर वो कोरोजन आयरन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। और सिर्फ मेटल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नॉन मेटल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इनके वाइड एप्लीकेशंस है हमारे एवरीडे लाइफ में। यहाँ आपका एक चैप्टर खत्म होता है। अब इसकी एक्सरसाइजेस हैं जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।